हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं राहुल सर। तो दोस्तों, हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 5 चल रही है और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने विभिन्न ताप के जो पैमाने होते हैं उनमें संबंध पढ़ रखा था, सब कुछ सीख लिया था। ठीक है, तो मेरे भाई आप बिल्कुल कंटिन्यू वीडियोस को देखें। कंटिन्यू आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको पढ़ने में मजा भी आने वाला है और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा पढ़ाई के साथ। ठीक है, और यदि कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करोगे तो बिल्कुल तो मजा नहीं आएगा और कोई इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं, 11th आपका जो है ना वो बेसिक है। 11th में आप चीजों को सीख के जाओगे तो आपको 12th एमएससी बीएससी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये बड़ा आपको 11th बेसिक है, बड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग इस बेसिक को आपको करना है। परसेंटेज पे इस पे ध्यान नहीं दो, आप केवल बेसिक यहां पर स्ट्रॉन्ग करो। ओके, चलो, तो हमारा आज का पार्ट नंबर 3 है और इस पार्ट नंबर 3 में मेरे भाई हम पढ़ेंगे गैसों के नियम। किसके नियम मेरे भाई? पढ़ेंगे गैसों के नियम। ठीक है, चलो, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालो गैसों के नियम। ठीक है, गैसों के नियम। ठीक है, ये गैसों के आप नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे भाई अगर गैसों के नियम की बात करें, गैसों के नियम की बात करें तो गैसों के 4 नियम हैं। ठीक है, गैसों के कितने नियम हैं? 4 नियम हैं, जिसमें हमारा पहला है बॉयल का नियम। ठीक है, किसका नियम? बॉयल का नियम। दूसरा है हमारा चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। तीसरा हमें पढ़ना है गैलुसाक का नियम और चौथा हमें पढ़ना है एवोगैड्रो का नियम। ये गैसों के नियम है। ठीक है, गैसें कैसे कार्य करती हैं, गैसों का क्या आयतन होना चाहिए, क्या दाब होना चाहिए, क्या ताप होना चाहिए। ठीक है, इन सभी चीजों को जो बताता है वो गैस नियम बताता है। आयतन कैसे निश्चित रहता है, दाब कैसे निश्चित रहता है, इन चीजों को गैसों के बारे में बताता है। सीधी सी बात, जो गैस नियम है वो गैसों के बारे में आपको बताते हैं, गैसों के बारे में आपको फुली नॉलेज बताएंगे ये नियम। ठीक है, गैसों के नियम। तो गैसों के नियम में हम आज 2 नियम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा बॉयल का नियम होगा पहला और दूसरा हमारा होगा चार्ल्स का नियम। ये 2 नियमों को फुल बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई आप हेडिंग डालिए बॉयल का नियम। ठीक है, गैसों के नियम में पहली हेडिंग आप डालो बॉयल का नियम। ठीक है, हेडिंग डालो आप बॉयल का नियम। ठीक है, चलो, अब मेरे भाई आप ये तो पता ही है कि जो दाब होता है, क्या होता है? दाब। इस दाब को इंग्लिश में हम प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और प्रेशर होने के कारण इस दाब को हम पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ताप, ताप को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर बोलने के कारण इसको हम टी से व्यक्त करते हैं। और जो आपका आयतन होता है, क्या होता है? आयतन। आयतन को इंग्लिश में हम वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। इसलिए हम इसको भी से व्यक्त करते हैं। इन चीजों को आपको पता ही है, पिछली वीडियोस में आपने सब चीजें। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं बॉयल नियम पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो बॉयल नियम है ये बॉयल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? बॉयल नामक वैज्ञानिक ने। बॉयल एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था। और ये जो नियम दिया गया था मेरे भाई, वो नियम दिया गया था स्थिर ताप पर। मतलब इस नियम में बॉयल महोदय ने ताप को स्थिर रखा था, ताप की वैल्यू चेंज नहीं होने दी थी, ताप को रखा था स्थिर। ठीक है, और स्थिर ताप पर इन बॉयल महोदय ने कहा था किसी भी गैस की, अब गैस आपकी कोई भी हो सकती है, गैस आपकी कोई भी हो सकती है, किसी भी गैस की, किसी भी जो गैस है उस गैस की निश्चित मात्रा, ध्यान रखना, उस जो गैस आप ले रहे हो उस गैस की मात्रा कैसी होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, निश्चित होनी चाहिए, ध्यान रखना। जो भी आप गैस रह रहे हो उसकी मात्रा को चेंज नहीं होने देना। आप ऐसा नहीं करना पहले आप 2 लीटर ले लो, फिर 3 लीटर, फिर 4 लीटर, फिर 5 लीटर, बिल्कुल नहीं करना। किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है, जो आयतन होता है वो मेरे भाई दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये बताया था बॉयल महोदय ने। ठीक है, स्थिर ताप पर, कौन से ताप पर? स्थिर ताप पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होगा मेरे भाई वो दाब के कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती। और ध्यान रखना, व्युत्क्रमानुपाती को हमेशा हम 1 के बटे में लिखते हैं, 1 के बटे में लिखते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब मेरे भाई इतना होता है कि यदि यहां पर देखो, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक उल्टा होता है।
ध्यान रखना, जो व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। अब उल्टा कैसे, तो उल्टा मेरे भाई ऐसे, यदि किसी गैस की किसी गैस का आयतन बढ़ रहा, यदि किसी गैस का क्या बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, ध्यान रखना, किसी गैस का आयतन बढ़ रहा है तो वहां पर जो दाब होगा वो दाब घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का उल्टा ऐसा मतलब होता है, दाब बढ़ेगा तो ये घटेगा। और यदि किसी गैस के आयतन, किसी गैस का आयतन घट रहा है तो वहां पर उसका जो दाब होगा वो बढ़ेगा। ध्यान रखना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, आयतन घटेगा तो दाब बढ़ेगा, इस चीज को याद रखना। ये वॉयल महोदय ने कहा था और ये चीज आज भी सत्य है। अगर आप कोई भी गैस ले लो, कोई सी भी आप गैस ले लो, यदि उस गैस का आयतन बढ़ेगा मतलब कह देना कि दाब घट रहा है, और यदि किसी भी गैस का हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन आपका हमेशा घटेगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये नियम क्या हो जाएगा, ये नियम कहता है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट्स ऑल, ये नियम हो गया, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझाना है तो थोड़ा सा आप एक लाइन करके लिख दोगे। क्या लिखोगे, यदि गैस का आयतन, यदि गैस का आयतन भी व दाब P है, दाब P है, तब आयतन भी और दाब क्या है, P, तब इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, तब इस नियम के अनुसार हो जाएगा भी व्युत्क्रमानुपाती P। इसको बोलते क्या है, भी व्युत्क्रमानुपाती P, भी व्युत्क्रमानुपाती P। और देखो यही समानुपाती का चिन्ह होता है और यही व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह होता है। तो भी व्युत्क्रमानुपाती क्या बोलोगे, P, 1/P नहीं बोलोगे, भी व्युत्क्रमानुपाती P। अगर समानुपाती में बोलना है तो आपको यह बोलना पड़ेगा भी समानुपाती 1/P। तो ध्यान रखना, ये जो भी है वो P के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/P के समानुपाती है। 1/P की कैसा है, समानुपाती। ध्यान रखना, जब भी बढ़ेगा तो P घटेगा, भी घटेगा तो P बढ़ेगा, ठीक है। चलो यहां से ये हो गया। अब यदि हम समानुपाती का मेरे भाई चिन्ह हटा दें तो यहां पर एक नियतांक आएगा और वो नियतांक होगा आपका K। क्या होगा, K, और यहां पर क्या है आपका 1/P। P को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा P और ये आपका V बराबर K, P भी बराबर क्या, K। इन चीजों को याद रखना, ये हमारा वॉयल नियम हो गया। क्या हो गया, वॉयल नियम। और मेरे भाई अब यहां से एक वॉयल नियम की एक परिभाषा और निकल जाएगी। वो परिभाषा क्या है, वो परिभाषा ये है, देखो ये P क्या है, दाब, और V क्या है, आयतन। तो मतलब जो आयतन और जो दाब है, आयतन और ये दाब, आयतन और दाब का गुणनफल हमेशा एक नियतांक के बराबर, और K क्या है आपका, नियतांक। तो यहां पर लिख देना, क्योंकि आपको पता है समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो बराबर के बाद क्या आता है, एक नियतांक ही आता है जो K, ठीक है। जहां K एक नियतांक है, K एक नियतांक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत मेरे भाई। तो ये हमारा मेरे भाई क्या हो गया, वॉयल का नियम हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यदि वॉयल नियम का यदि हम ग्राफ खींचे, यदि इस ग्राफ को खींचे तो हम देख रहे थे दोस्तों, जो भी है वो P के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। P के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन जो भी है वो 1/P के कैसा है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो हम जो ग्राफ है मेरे भाई, वो ग्राफ खींचेंगे, वो ग्राफ जो है वो हम खींचेंगे भी मतलब आयतन और 1/P इन दोनों के मध्य खींचेंगे, क्योंकि भी और 1/P के मध्य समानुपाती का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, समानुपाती का, ठीक है। अब समानुपाती में क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, मतलब भी बढ़ेगा तो 1/P भी क्या होगा, बढ़ेगा।
लेकिन 1/p बढ़ेगा। p के साथ इसका रिलेशन है व्युत्क्रमानुपाती का, मतलब उल्टे का। तो v बढ़ेगा तो p तो घटेगा, लेकिन 1/p बढ़ेगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो यदि ग्राफ खींचे तो देखो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो इसमें जो ग्राफ आएगा एक सीधी सरल रेखा इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है वो वॉयल के नियम का क्या है, ग्राफ, वॉयल नियम का ये आपका ग्राफ बन चुका है। कोई प्रॉब्लम मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत मेरे भाई अभी तक आपको नहीं होनी चाहिए। ये अपना ग्राफ बन गया और ये वॉयल का नियम आपका फिनिश हो गया। एक चीज और मेरे भाई, यहां पर अगर इस वॉयल नियम को विभिन्न गैसों के लिए लागू करूं, अगर मैं अलग अलग गैसों के लिए इस वॉयल नियम को लागू करूं, ठीक है, तो देखो आप क्या करना, इसको आप दे देना समीकरण नंबर 1, इसको आप दे देना समीकरण नंबर 1। मैं इस नियम को क्या कर रहा हूं, विभिन्न गैसों के लिए लागू कर रहा हूं, और विभिन्न गैसों में मैं 2 गैसें मान रहा हूं, 1 और 2, ठीक है। तो मुझे 2 गैसों का दाब मानना पड़ेगा और आयतन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, माना विभिन्न गैसों के लिए, यहां पर लिख लेना, माना विभिन्न गैसों का दाब P1 P2 है व आयतन V2 है। हमने 2 गैसें मान ली और 2 गैसों के हमने दाब मान लिए P1 और P2, ठीक है, और आयतन मान लिए V1 और V2। हमने 2 गैसें मान ली, मान लो हमने 2 गैसें को O2 मान ली और आपकी क्या मान ली, N2, ठीक है। तो N2 के लिए O2 के लिए दाब है P1 और आयतन है V1, N2 के लिए दाब है P2 और आयतन है V2, ठीक है। तब यहां पर इस नियम के अनुसार, ठीक है, तब इस नियम से, ठीक है, मैं ये चीज एक्स्ट्रा में आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये चीज एक्स्ट्रा में बता रहा हूं। तब इस नियम से क्या हो जाएगा, इस नियम क्या कहता है, P और V का गुणनफल K के बराबर होता है, ठीक है। तो P1 और V1 का गुणनफल भी किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। इसको दे देना आप समीकरण नंबर 2। तथा अब P2 V2 के लिए लागू कर दो, तो यहां पर P और V की जगह आप क्या रख दो, P2 और V2, इसका भी किसके बराबर हो जाएगा, K के। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब यदि हम समीकरण 2 व 3 से बात करें तो ये आपका RHS, जो RHS है वो क्या है, K। RHS अब बराबर है तो LHS आपका क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर। ये चीज हम 10th से सीखते आ रहे हैं, LHS बराबर तो RHS भी बराबर, तो ये अपने आप में क्या हो जाएंगे, बराबर। P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2। ये क्या है, दाब, और ये क्या है, आयतन। ये क्या है, दाब, और ये क्या है, आयतन। अब हमने देखा, हमने 2 गैसें ली थी, एक ली थी हमने O2 और एक लिया था N2। अगर अब इन दोनों गैसों के ताप क्या स्थिर रखे जाएं, ताप क्या करें, स्थिर रखें, तो दाब और आयतन का गुणनफल दोनों गैसों के लिए कैसा आ गया, बराबर आ गया ना। तो यहां से एक चीज और सिद्ध हो रही है, एक चीज ये सिद्ध हो रही है कि विभिन्न गैसों के लिए दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा 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 बराबर होता है। ओके, ये हमारा वॉयल नियम टोटली फिनिश हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई आगे, अगले नियम पर पहुंचते हैं। अब मेरे भाई आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालो चार्ल्स का नियम। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स महोदय ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स वैज्ञानिक थे, ठीक है। और इन महोदय ने जो अपना नियम दिया था, वो नियम दिया था स्थिर दाब पर। इन महोदय ने जो दाब था उसकी वैल्यू रखी थी स्थिर। दाब की वैल्यू में इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, दाब को रखा इन्होंने स्थिर। और स्थिर दाब पर इन्होंने ये कहा कि कोई भी गैस, किसी भी गैस की जो निश्चित मात्रा होती है, किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है, क्या होता है, आयतन वो मेरे भाई ताप के कैसा होता है, समानुपाती। ताप के कैसा होता है, समानुपाती। और समानुपाती का तो मतलब आपको पता ही है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। किसका मतलब है, समानुपाती का। मतलब कहने का ये है कि यदि दाब बढ़ाओगे तो ताप भी क्या होगा, बढ़ेगा। सॉरी, आयतन है, आयतन बढ़ाओगे तो ताप भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि आयतन को आप घटा रहे हो तो ताप भी क्या होगा, घटेगा। तो ध्यान रखना है, ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, ताप कम होगा तो आयतन
कम होगा, ये नियम बताता है। ठीक है, तो ये स्थिर दाब पर नियम दिया गया तो आप क्या लिख लोगे, इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन ताप के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, बस क्लियर हो चुका है। स्थिर दाब पर ये नियम दिया गया था, इस चीजों को याद रखना। ठीक है, तो ध्यान रख, ऐसे भी याद रख सकते हो, V और T है तो बचा कौन? दाब, मतलब स्थिर दाब पर ये नियम दिया गया था। ठीक है, तो इस यहां लिख ली थ्योरी, यहां पर लिख दोगे यदि आयतन V व ताप T है तब ये हो जाएगा V समानुपाती T। ठीक है, अब मेरे भाई ये समानुपाती है, इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आता है? एक नियतांक, और वो नियतांक क्या लिया जाएगा? आपका K, और ये आपका हो गया T। क्या हो गया? T। ठीक है, चलो ये जो हो चुका है, और आपका K क्या है? तो लिख दोगे जहां K एक नियतांक है, K एक क्या है? नियतांक है। ठीक है, यहाँ K की वैल्यू निकालें तो T को कहाँ भेजना पड़ेगा? बटे में। T को बटे में भेजेंगे तो V अपॉन क्या हो जाएगा? T बराबर K। V अपॉन T बराबर क्या हो जाएगा? K। ठीक है, तो यहां से ये नियम हमें एक चीज और सिखाता है, वो चीज क्या है कि ये आयतन है और ये क्या है? ताप। आयतन और ताप का अनुपात, अब अनुपात बन गया ना, तो आयतन और ताप का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। किसके बराबर? एक नियतांक के बराबर होता है। मतलब आयतन और ताप एक नियत राशि है प्रत्येक गैस के लिए, मतलब ये चीज प्रत्येक गैस के लिए समान होती है। आयतन और ताप का अनुपात प्रत्येक गैस के लिए कैसा होगा? बराबर होगा, नियत होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हम बनाएंगे V और T। यहाँ V और T की बात कर रहे हैं तो V और T के बीच हम ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा V और ये रहा हमारा T। ठीक है, तो आपको पता है V समानुपाती क्या है? T है। V समानुपाती क्या है? T है, मतलब V बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा। ठीक है, V बढ़ रहा है तो T भी बढ़ रहा है, तो ये इसका आ जाएगा ग्राफ। किसका? चार्ल्स नियम। अब मेरे भाई हम क्या कर लेंगे, ये जो आपका नियम है इसको विभिन्न गैसों के लिए लागू कर देंगे, और विभिन्न गैसों में आप दो गैसें मान लेना, कोई भी दो गैसें मान लेना। ये नियम किसके में रिलेशन बताता? V और T में बताता, V और T में। तो आप क्या करना, माना विभिन्न गैसों के ताप T1 और T2 है और आयतन क्या है? V1 और V2। दो गैसें मान लेना, कोई सी भी दो गैसें। ठीक है, चलो तब इस नियम से तो देखो, ये आपका नियम कहता है किसी भी गैस का जो आयतन है और ताप, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। अब यदि गैस का आयतन V1 है और ताप क्या है? T1, तो ये इस नियम से क्या हो जाएगा? इस नियम से हो जाएगा V1 अपॉन T1 बराबर K हो जाएगा। क्या? इसको आप समीकरण 1 कर दो, इसको आप कर दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलो T2 और V2 के लिए लागू करेंगे तो ये हो जाएगा V2 अपॉन T2 बराबर क्या हो जाएगा? K। इसको आप समीकरण नंबर 3 कर सकते हो। ठीक है, अब यदि समीकरण 2 व 3 से अगर हम बात करें तो देखो, अब RHS ये बराबर है, RHS K है बराबर है, तो LHS क्या हो जाएंगे? अपने आप बराबर। ठीक है, तो V1 अपॉन T1 बराबर क्या हो जाएगा? V2 अपॉन T2। क्या आपको ये दिख रहा है? एक सेकंड, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं इसको, ये V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। ठीक है, ये हो गया। तो देखो, एक गैस का आयतन और ताप का अनुपात दूसरी गैस के आयतन और ताप के अनुपात के बराबर आ गया। मतलब इसका ये है कि विभिन्न गैसों के लिए, कोई सी भी दुनिया भर की कोई भी गैसें हों दो, तो दोनों गैसों के लिए आयतन और ताप का अनुपात हमेशा 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 बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया मेरे भाई गैसों के नियम में चार्ल्स का नियम। तो हमारे दो नियम आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे और मस्त तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हमारे दो नियम और कंप्लीट हम करेंगे। ठीक है, तो अच्छा लगा है, मजा आया तो दिल से वीडियो को दोस्तों आप लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो ताकि सभी जगह ये वीडियो पहुंच जाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।